India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दोनों पक्षों के अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई की स्थगित। अब 10 जनवरी को होगी सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक सरकार के सीबीआई जांच नहीं कराने के फैसले के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट से मिला डीके शिव कुमार को निर्देश। कोर्ट ने चुनौती वापस लेने की दी अनुमति। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को केरल हाई कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने भड़काऊ टिप्पणी मामले में चंद्रशेखर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश। India Legal presents Courts Roundup. और अब खबरें विस्तार से। राजनीतिक कार्यकर्ता और जेएनयू के पूर्व रिसर्च स्कॉलर उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों के अनुरोध के बाद उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू आज उपलब्ध नहीं थे, जिसके बाद याचिकाकर्ता और दिल्ली पुलिस दोनों ने स्थगन का अनुरोध किया था। कोर्ट ने शुरू में मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को रखने को कहा। हालांकि उन्हें बताया गया कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल संविधान पीठ की सुनवाई में शामिल होने के कारण उस दिन भी उपलब्ध नहीं होंगे, जिसके बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले को 10 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया। पीठ खालिद की जमानत याचिका के साथ साथ उन रिट याचिकाओं पर भी विचार कर रही है जिनमें यूएपीए के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। खालिद ने यूएपीए प्रावधानों के खिलाफ एक अलग रिट याचिका दायर की है। आज फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने अनुरोध किया कि यूएपीए प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिकाओं को 3 जजों की पीठ के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता पर पुनर्विचार करने की याचिका 3 जजों की पीठ के समक्ष रखी गई है। उन्होंने आग्रह किया कि मामले की सुनवाई 3 जजों की पीठ करे। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ऐसा ही अनुरोध किया। हालांकि जस्टिस त्रिवेदी ने रिट याचिकाओं को डी टैग करने या मामलों को किसी अन्य पीठ को भेजने से इनकार कर दिया। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। तब से यूएपीए में वो जेल में बंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में उनकी याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद से 9 बार सुनवाई स्थगित की है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मणिपुर के एडवोकेट जनरल को निर्देश दिया कि वो मणिपुर हिंसा से प्रभावित 284 स्टूडेंट को विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने की याचिका पर विचार करें, जहां वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और
जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल के स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें यूजीसी को उन्हें विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने का निर्देश देने की मांग की गई, क्योंकि स्थिति के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा मणिपुर में और वहां अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके। खंडपीठ ने स्टूडेंट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा से पूछा कि स्टूडेंट मणिपुर हाईकोर्ट क्यों नहीं जा सकते। सीनियर वकील ने ये कहते हुए जवाब दिया कि कई स्टूडेंट अब मणिपुर से बाहर चले गए हैं और उनके लिए अब राज्य में वापस आना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राहत कश्मीरी प्रवासियों को भी दी गई है। उन्होंने कहा कश्मीर प्रवासियों के लिए भी यही किया गया। वो सभी अब मणिपुर से बाहर हैं। अगर उन्हें अन्य विश्वविद्यालय में समायोजित किया जा सकता है तो ये 284 स्टूडेंट हैं और 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्टूडेंट को विश्वविद्यालय छोड़े हुए ये 6 महीने बीत चुके हैं और उनके पास ज्यादा समय नहीं था। सॉलिसिटर जनरल ने मामले को स्वीकार करते हुए कहा, यह समस्या है, इसे हल करने की जरूरत है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि कृपया पार्टी के रूप में समिति में शामिल न हो। खंडपीठ इस मामले में मणिपुर हिंसा की मानवीय शिकायतों के लिए स्थापित जस्टिस गीता मित्तल के नेतृत्व वाली समिति के शामिल नहीं होने पर सहमत हुई। सीजेआई ने एसजी और मणिपुर के एडवोकेट जनरल से इस पर गौर करने को कहा। सोमवार को सूची जारी की जाएगी। अब इस मामले की सुनवाई 4 दिसंबर 2023 को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस बारे में दिशा निर्देश बनाने पर विचार करेगा कि क्या किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास कब भेज सकता है। वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 7 विधेयकों को राष्ट्रपति को भेज दिया था। अदालत ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा केरल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 8 विधेयकों को मंजूरी दिए बिना 2 साल तक दबाए रखने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। शीर्ष अदालत राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राज्यपाल ने बाद में 8 में से 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा था। अदालत ने शुरू में अपने आदेश में कहा, दिशा निर्देशों के लिए प्रार्थना याचिकाओं के फ्रेम में सख्ती से उत्पन्न नहीं होगी जैसा कि अभी है। हालांकि केरल सरकार की ओर से पेश वेणुगोपाल के जोरदार जवाब के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बाद में अपना रुख बदला हुआ प्रतीत हुआ। वेणुगोपाल ने कहा कि केरल के राज्यपाल ने 8 में से 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा था। हालांकि उक्त विधेयक किसी भी केंद्रीय कानून के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि 8 नए विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि वो इस पर बहस नहीं करना चाहते। न्यायालय ने केरल राज्य को अपनी याचिका में संशोधन करने की भी अनुमति दे दी ताकि राज्य द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए राज्यपाल के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश मांगे जा सकें। पीठ ने कहा, हमें मामले को लंबित रखना होगा। हमने याचिका का निपटारा करने के बारे में सोचा, लेकिन ये उचित नहीं होगा। उधर कर्नाटक सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने के बाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई को मुकदमा चलाने के लिए दी गई सहमति को चुनौती देने वाली अपनी याचिका और अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। चीफ जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने कहा कि
जियो को किसी भी चुनौती के अभाव में वह सहमति वापस लेने के सरकार के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकती। सीबीआई और एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वकील दोनों ने तर्क दिया कि जियो कांग्रेस नेता के हितों की रक्षा के लिए प्रेरित है। हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि वकील दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि राज्य को सहमति वापस नहीं लेनी चाहिए और ऐसा पाठ्यक्रम स्वीकार्य नहीं है। हमारी राय में हम सब मिशन का आकलन करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि अब तक सरकार के फैसले को कोई चुनौती नहीं दी गई। सहमत होते हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AM सिंघवी ने कहा, आज मंजूरी वापस ले ली गई है। कोई चुनौती देगा या कोई चुनौती नहीं देगा, ये अदालत की चिंता नहीं है। आज मामला निरर्थक है और निपटारे योग्य है। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में कार्यवाही की शुरुआत ही अमान्य है। उन्होंने कहा, मैंने आदेश पारित कर दिया और सहमति वापस ले ली। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अगर कोई चुनौती देना चाहता है तो वो दे सकते हैं। अगर कोई मामला वापस लेना चाहता है तो वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरी ओर सीबीआई के वकील ने सहमति वापस लेते हुए तर्क दिया कि राज्य एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश पर कैसे काबू पा सकता है, जिसने सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक हटा दी थी और केंद्रीय एजेंसी को अपनी जांच पूरी करने और समयबद्ध तरीके से अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। उधर केरल हाईकोर्ट ने कलमासेरी बम विस्फोटों के बाद राज्य में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने और धार्मिक विद्वेष पैदा करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आज आदेश दिया है। जस्टिस CS डायस, जो कि MP MLA के लिए विशेष न्यायाधीश हैं, उन्होंने अंतरिम आदेश जारी कर निर्देश दिया कि 14 दिसंबर 2023 तक मंत्री के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी मंत्री की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि उन्होंने राज्य में नफरत या धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए कोई शब्द या बयान नहीं दिया। न ही उन्होंने दंगा भड़काने के लिए कोई गैर कानूनी कार्य किया। मंत्री द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 2 FIR रद्द करने के लिए अदालत के समक्ष 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई, जहां उन्हें IPC की धारा 153, धारा 153A और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120O के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एकमात्र आरोपी बनाया गया। मंत्री राजीव के खिलाफ आरोप ये है कि उन्होंने हाल ही में 29 अक्टूबर को हुए बम विस्फोट के बाद अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से भड़काऊ टिप्पणी पोस्ट की। ये आरोप लगाया गया कि मंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह पर कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी हमास के कारण राज्य में धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है पोस्ट की। मंत्री द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उन्हें केवल इस बात की चिंता है कि राज्य सरकार राज्य में अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमास जैसे कट्टरपंथी समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और निष्क्रिय रुख अपना रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलामसेरी बम विस्फोट के बाद ही अपनी चिंता व्यक्त की थी। याचिका में आगे कहा गया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने किसी विशेष धार्मिक समुदाय के संदर्भ में कोई बयान नहीं दिया। उधर पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस आधार पर एक शादी को रद्द कर दिया कि दूल्हे को बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सप्तपदी या 7 फेरे नहीं किए गए थे। न्यायमूर्ति PB बजंत्री और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह तब तक पूरा नहीं होता जब तक दूल्हा और दुल्हन सप्तपदी नहीं करते। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने 2001 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि सप्तपदी और
दत्ता होमम या पवित्र अग्नि में घी के होम के अभाव में पारंपरिक हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा। अदालत सेना के एक सिग्नल मैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दावा किया था कि 30 जून 2013 को लखीसराय मंदिर में पूजा के दौरान उसके चाचा का अपहरण होने के बाद उसे एक महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसी दिन उसे दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया और बंदूक की नोक पर धमकी देते हुए बिना किसी अन्य अनुष्ठान के शादी करने के लिए मजबूर किया गया। आपराधिक शिकायत के साथ याचिकाकर्ता ने एक परिवार अदालत के माध्यम से जबरन विवाह को रद्द करने की मांग की, फिर राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दुल्हन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह एक व्यवस्थित विवाह था जो सामान्य रूप से किया गया था। हालांकि अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह समारोह सामान्य को छोड़कर कुछ भी प्रतीत होता है। अन्य पहलुओं के अलावा अदालत यह जानकर आश्चर्यचकित थी कि विवाह समारोह का संचालन करने वाले पुजारी के पास महत्वपूर्ण ज्ञान की कमी थी, जिसमें यह भी शामिल था कि शादी कहाँ की गई थी। अदालत कथित विवाह की तस्वीरों से भी आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि इसे ट्रायल कोर्ट में सबूत के रूप में ठीक से प्रदर्शित या स्वीकार नहीं किया गया था। इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने विवाह को रद्द कर दिया और परिवार अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.